स्टेनो एमजे डिक्टेशन ऋषि प्रणाली अभ्यास 53 से 58 तक डिक्टेशन शुरू होती है। स्टार्ट। कालचक्र सदा बेरोक टोक अपनी गति से चला करता है। संसार की कोई भी शक्ति इसके सम्मुख जरा भी नहीं टिक सकती। कौन आता है, कौन जाता है, कौन सा आदमी क्या काम करता है, इन सब से मानो मतलब होते हुए भी कुछ मतलब नहीं है। मालूम होता है कि इस चिंताकुल संसार में वह बिल्कुल चिंता रहित है। उसे किसी की परवाह नहीं, परंतु सबको उसकी परवाह है। इतना ही नहीं, सारी सृष्टि, संपूर्ण जन समाज, जनसंख्या का जरा भी ख्याल न रखकर हर तरह से अथवा सब तरह से मुख बकरी की तरह उसके इशारे पर नाचता है। क्या पता कि वह किस समय क्या करता है। कौन जानता था कि हमारे पूज्य राष्ट्रपति की मातेश्वरी एकाएक हमसे सदा के लिए विलग हो जाएगी। श्रीमती स्वरूप रानी जन्मभूमि की सच्ची पुत्री, आदर्श भारत रमणी जनसाधारण की माता उन कतिपय महिलाओं में से थी जिनने देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ हंसते हंसते न्योछावर कर दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी भारत माता को भेंट कर दिया है। कैसा अपूर्व त्याग है। हमारी माताओं और बहनों को इनके जीवन से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि सिर्फ अपने कुटुंब का भरण पोषण और देखभाल ही उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि देश सेवा उनका भी सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। यह सर्वथा उचित ही था कि छोटो मोटो की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े हिंदू मुसलमान लोगों ने अपने भेदभाव भुलाकर बिल्कुल एक मन से शोक और श्रद्धा प्रकट की। सचमुच ऐसे मौके पर तो ऐसा होता ही है, अथवा ऐसा होना ही चाहिए। अब वह समय आ गया है जब हम लोगों को चाहिए कि आम तौर पर हिंदू मुस्लिम आपस में एक हो जावे। व्यर्थ में लड़ने झगड़ने, कहने सुनने और धर्म के मामलों पर गर्मा गर्म बातचीत करने तथा एक दूसरे से जवाब तलब करवाने में शक्ति नाश करना सर्वथा हानिकारक है। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, हिंदी साहित्य सम्मेलन ऐसी भारतव्यापी संस्थाओं को चाहिए कि वे हिंदू मुसलमान, हिंदी उर्दू और हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी के झमेले में ना पड़े, स्वतंत्रता के मैदान में एक होकर उतर आवे। पैराग्राफ। शिक्षा की प्रगति और देश की बेकारी को मामूली तौर पर देखकर कहा जाता है कि पढ़े लिखे युवकों की दशा अच्छी हो ही कैसे सकती है। एक तो शिक्षित युवकों की भरमार और दूसरे व्यापार, उद्योग धंधों और नौकरी की गिरी हालत बेकारी की भारी जटिल समस्या बनाए हैं। एक तो यह है ही, दूसरी खेती की बर्बादी। यानी 90% किसान जो गांवों में रहते हैं उनकी दशा देखकर हम कह सकते हैं कि यदि खेती तथा देशी व्यापार आदि में किए जाने योग्य सुधार शीघ्र न किए गए तो ऐसा न हो कि कुछ दिनों के बाद देश में आतंकवाद की लहर उठ पड़े। इसमें संदेह नहीं है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने जो कुछ किया है वह जहां तक हो सका है किसानों की भलाई के लिए किया है और इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने समय के लिए ये नियुक्त किए गए हैं, यदि उतने समय तक
रह गए तो देश के बड़े बड़े सवाल हल करने का भरसक प्रयत्न होगा। पैराग्राफ। आजकल सिर्फ शिक्षा के होने या न होने से खास मतलब नहीं, किंतु सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग और बेकार न बैठने पावे। क्या हम नहीं कह सकते कि बेकारी का संबंध देशी व्यापार आदि से है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर बहुत अधिक है? क्या हम नहीं कह सकते कि विदेशी सरकार ने इस विषय में कुछ नहीं हो सकता? यथार्थ में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे औद्योगिक और व्यापारिक पतन का कारण हमारी दास्ता है। अतः सबसे बड़ी बात यह है कि देश स्वतंत्र हो। यदि तुमने जापान की उन्नति को देख लिया है, जर्मनी के उत्थान को समझ लिया है, तो क्या तुम कह सकते हो कि दास्ता की बेड़ियों से मुक्त भारत भी देश की बेकारी, अशिक्षा आदि छोटे छोटे सवालों को हल न कर सकेगा? पैराग्राफ। अतः जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारी सबसे बड़ी और जटिल समस्या स्वतंत्रता है। सारांश यह है कि देश स्वतंत्र होने पर हमारे सारे राष्ट्रीय प्रश्न आप से आप हल हो जाएंगे। पैराग्राफ। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन की सभा में स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भ्रातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग हैं। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ और सुसंगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हो। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमजोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष के अनुभव और अध्ययन के बाद तो मुझे यह निश्चय हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुषों की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ न होगी, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति न हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई जरूरी नहीं मालूम होती। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक सा ठीक रखना परम आवश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि यह मान भी लिया जाए कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमजोर रहती है, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती है, एक बड़ी आर्थिक गुत्थियां हल कर सकती है। यह पुरुष की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएं खुल रही है जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेगी। मैं तो
पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। पैराग्राफ। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि आपके विचारों यानी आपका हृदय से स्वागत करता हूँ और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूँ। फिर वोटिंग होने के बाद सभापति महाशय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ अथवा सर्वसम्मति से पास हुआ। पैराग्राफ। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती है। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी बहुत ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती है। पैराग्राफ। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद ना हिचके। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति ही में उसका सारा माल, असबाब, कपड़ा लत्ता आदि को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। पैराग्राफ। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब होले, पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं। सुख दुख का तो यह अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं। पैराग्राफ। यहाँ विद्याभ्यास के लिए विद्यालय है तथा व्यायाम के लिए व्यायामशालाएँ हैं, जिसमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी बैंकुट से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राज सिंहासन भी कदाचित ही ठहर सके। पैराग्राफ। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी ना जाना चाहिए। इनका परोक्ष रूप से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे 1% लोग से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरंगा मंडप बनाओ, जिसमें पग पग पर हर एक कोने में काफ़ी मोटे अक्षरों में राम राम लिखवा दो। चपटा, चम्मच, चाल चलन, अध्याय, असंख्य, कहावत, क्रमशः, गंभीर, लिफाफा, वंशावली। पैराग्राफ। एक होनहार नौजवान के लिए अपने देश की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है। सच तो यह है कि यदि उसने अपने जन्म स्थान का झंडा ऊंचा न किया तो उसका जन्म ही व्यर्थ है। ऐसा कार्य करने में चाहे सारी जायदाद या जीविका जाती रहे, पर दृढ़ता को न छोड़ना चाहिए। ऐसा कार्य वे ही कर सकते हैं जो कि शक्तिशाली और हिम्मतवर है। पैराग्राफ। किसी दुष्ट आत्मा को केवल प्रणाम या दंडवत करने या उसके सामने थर थर कांपने से काम नहीं चलता। ऐसा करने से तो अपनी ही दुर्दशा होगी। वह तो अपनी दुष्ट आत्मा से हरगिज न बाज आएगा। उसके सामने दृढ़ता और कठोरता का व्यवहार होना चाहिए। पैराग्राफ। छापे खाने में समाचार पत्र तथा इश्तिहार आदि सभी चीज़ें छपती है। समाचार पत्रों में खबर
भेजने वाले को संवाददाता कहते हैं। ये अपने दफ्तर को देश का सारा हाल संक्षेप में भेजते हैं। पैराग्राफ, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, भारत के लिए एक ऐसे समाज सेवक दल की बड़ी आवश्यकता है जो कि चुपचाप परंतु दृढ़ता के साथ प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक उसकी सेवा में तत्पर रहे, चुपके ना बैठे। या गांवों में पंचायत कायम करा सकते हैं, उनके फसलों को झुंड के झुंड घूमते हुए जीव जंतु से रक्षा कर सकते हैं तथा उनको नाच रंग आदि बुरी आदतों से बचा सकते हैं। ये लोग बड़ी कड़ी तबीयत के होते हैं, आफत का सामना करने में जरा भी नहीं डगमगाते, बड़ी तत्परता से तत्काल ही उसका सामना करते हैं। ये किसी का तिरस्कार नहीं करते बल्कि नम्रतापूर्वक नमस्कार करके ही बात करते हैं। यही नहीं, यह किसी सभा सोसाइटी आदि की नियमावली बनाने, किसी बात की तहकीकात करने, निर्वाचन के लिए निर्वाचकों की सूची तैयार करने में भी सहायता देते हैं। पैराग्राफ, वंदे मातरम गान हमारा जातीय गान है। इसे सर्वव्यापी बनाना हमारा कर्तव्य है। इसको प्रचलित करने में चाहे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, सबको खुशी खुशी झेलना चाहिए। यह किसी के लिए भी बिल्कुल ही अस्वाभाविक होगा कि वह इस गाने में सम्मिलित ना हो। इसको संरक्षित रखने में ही हमारी भलाई है। पैराग्राफ, आजकल प्रगतिशील राष्ट्रवादी सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्येष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े बड़े महामहोपाध्याय, मातृभाषी और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राजनीति पट्टू, एमएलए और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थक हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते कि हिंदुस्तानी की तजवीज़ का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनावे और व्यवहार में लावे। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के जमाने के पूर्व ही से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत ऐसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग ठीक ही कहते थे कि यदि ऐसा न हुआ तो देश सर्वनाश हुए बिना न रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी की तजवीज़ तथा कार्यवाही का दिग्दर्शन कर स्वतंत्रतापूर्वक विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के समानार्थ न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन उसके साथ पूर्ण सहयोग भी
करने लगेंगे। पैराग्राफ। हमें दृढ़ विश्वास है कि यदि इस महत्वशाली एवं गौरवमय प्रश्न को नियमानुकूल हल करने का प्रयत्न किया जाए तो सफलता असंभव न होगी। अपनी राष्ट्रभाषा के शुभागमन पर हमें उसकी जय जयकार मनाना चाहिए, उसकी खुशामद करना चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी लड़ा देनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभाषा ही राष्ट्र और देश का प्राण है। अब समय आ गया है जब देश के बच्चे बच्चे को राष्ट्रभाषा से पक्की जान पहचान कर लेना चाहिए। देश के सामने यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। इस विषय पर केवल मत संग्रह करने का समय चला गया। अब हमें शीघ्र इस ओर सिलसिलेवार काम करने के लिए एक कमेटी तथा सेक्रेटरी यानी मंत्री आदि नियुक्त कर नियमानुसार काम आरंभ कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक फाइनेंशियल कमेटी तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन आवश्यक होगा। दूसरा काम इस कार्य विशेष के लिए चंदा इकट्ठा करना तथा आय व्यय का हिसाब आदि रखना होगा। समाप्त। थैंक यू।